नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। आज दूसरे चरण का भी चुनाव प्रचार थम गया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ सरगर्मी देखने को मिल रही है। सियासी मंचों से बयानों का भी दौर जारी है। अलग अलग मुद्दे सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 1 घंटे तक देश प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर हम एक बेहतरीन पैनल के साथ हर दिन चर्चा करते हैं। अभी चूँकि वक्त है लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान का, तो हम हर दिन फिलहाल देश के सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आज भी दोस्तों हमारा मुद्दा कुछ ऐसे ही रहने वाला है। दरअसल अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का दौर थम गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, देश के 13 राज्यों के 79 सीटों पर चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इस चरण में यूपी की 8 सीटों समेत 1210 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। दूसरे चरण के इस चुनावी महारण में केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी, केरल की ही तिरुवनंतपुरम से कांग्रेसी नेता शशि थरूर, महाराष्ट्र के अमरावती सीट से नवनीत राणा, राजस्थान की कोटा सीट से मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉक्टर महेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के ही मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल और कर्नाटक के धारवाड़ से बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी की किस्मत भी दांव पर है। ये तो रही बात दूसरे चरण के दिलचस्प मुकाबले की। अब जरा देखिए कि किस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद एनडीए की ओर से तेजी से की जा रही है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से चुनावी मंचों से ऐसे ही बयानों की बाढ़ सी आ गई है, जो जन सरोकार के मुद्दों से इतर भावनाओं को भड़काकर चुनावी बाजी को अपने पाले में करने की कवायद के रूप में देखा या समझा जा सकता है। पीएम मोदी जी और उनकी पूरी टीम मंगलसूत्र का राग छेड़ा, तो वहीं प्रियंका ने मोर्चा संभालते हुए देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान करने वाली सोनिया गांधी की नजीर चुनावी मंच से दे डाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शरिया कानून की तुलना तालिबान हुकूमत से करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंच से कहते हैं कि देश में नफरत और उन्माद की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। आज किसान, युवा, रोजी रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी मंच पर फिलर की तरह भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य चुनावी मुद्दा तो बस हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही नजर आने लगा है। चलिए, चुनाव में जब एक धड़ा हिंदुत्व की वकालत करो और दूसरा खुद को सेकुलर कहे, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप का बाजार सजना लाजमी है। आइए चलते हैं, आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन जरा पहले आपको सुना देते हैं मंचों से क्या कुछ सियासी बयान सामने आ रहे हैं, फिर चलेंगे चर्चा पर। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे,
अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंच से कौन कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं। जनता भी हतप्रभ है कि आखिर उनके मुद्दे कहाँ चले गए। आखिर मामला राम रहीम, मंगलसूत्र और इन सब के अलावे सैम पैत्रोदा के बयान को लेकर विरासत टैक्स, ये तमाम ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में एक नया अध्याय गढ़ने की फिर से कोशिश हो रही है, जो हर चुनाव में देखने को मिलता है। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रशांत राठौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आबिद हुसैन साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर के एआईसीसी तक महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, आज भी हैं, सदस्य हैं एआईसीसी के। नितेंद्र सिंह यादव जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रितपाल जी एक बार फिर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग लेंगे दिलीप जी का, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत हम सियासी दलों की बजाय दिलीप जी से ही कर लें। दिलीप जी, सुना आपने 3 बयान अलग अलग मंचों से आ रहा है। एक तो वक्त वो था जब सारे सियासी दलों का घोषणा पत्र आया और हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि संभवतः जन सरोकार की बात होगी इस चुनाव में, लेकिन अचानक ये भटकाव का दौर कैसे आ गया और इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है वो पूरे देश में इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन चुनाव हुआ 19 तारीख को, मोदी जी नागपुर गए हैं और नागपुर जाने के बाद वहाँ पे आरएसएस के लोगों से उन्होंने वार्ता की है। उसमें कई लोग रहे हैं कि आप सहयोग करें, आरएसएस से कहा गया कि ये अंदर खाने की बात है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि हमारे लोग भी हैं, नागपुर में हैं और जगहों पे हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो चीज़ें हमें पता लगा। जो सही फैक्ट हो वही रखिएगा। नहीं, वो जो फैक्ट है वही वाकई में गए हैं, ये 100% है। और ये सारी बातें हुई हैं, डिनर हुआ है, राजभवन गए हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो पहले फेज का चुनाव का मतदान हुआ, उसमें उससे पहले वो आने वाले थे, उसके क्या बोलते हैं, ट्विटर वाले कौन है मालिक सीईओ, एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क आने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो देखा, जो डाटा इंटरप्रिटेशन किया गया उनके, क्योंकि वो पूरे जितने भी व्यूज जाते हैं लोग अपना पोस्ट करते हैं, उसी पे डाटा इंटरप्रिटेशन उनका होता। बहुत बड़ी कंपनी है और वो पूरे हवा का रुख समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। उसके एनालिसिस करके वो नहीं आए कि भारत में कुछ परिवर्तन होने वाला है, जून में परिवर्तन होगा, वो बयार बह रही है, नहीं तो उनका एक डील लेकिन होने वाला था। उन्होंने तो ट्वीट किया था कि 26 तारीख को संभवतः उनको किसी कार्यक्रम में जाना था। देखिए, एक बात बताएं, हकीकत क्या है, हकीकत वो कार्यक्रम में जाना ये लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही चीज है कि निकल के ये आया कि डाटा इंटरप्रिटेशन उस पर रिसर्च चलती है, इतनी बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर ट्विटर हैंडल करने वाले हैं या सोशल साइट्स एलन मस्क की है वो यूज करने यूजर्स है, तो भारत में सबसे ज़्यादा है। इन्हीं कारणों से वो बिजनेस देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपका क्या पर्सनल क्या चल रहा है, वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होने वाली है, क्या बनने वाली है, किसके फेवर में। अगर आज हम चले जाएंगे तो इनके साथ कल गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन की बन गई तो उनके साथ हम डील क्या करेंगे, वो तो बिजनेसमैन है ना। तो ये भी कारण रहा है और इसी वजह से ये जो नया सगुफा आ गया कि मंगलसूत्र का मामला आ गया, मुसलमान हिंदू का आ गया और और भी विरासत टैक्स वगैरह सब चीज़ें रह रही, मतलब बढ़ी हैं। ये एक हताशा की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है
उसको जो है परिणित करना चाहती है, कैसे हम जो है हिंदू मुस्लिम कर ले, कैसे हम जो है लोगों को, आम लोगों के, जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है सोना, मंगलसूत्र, मतलब एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है जनता को करके जो है वो चुनाव के जो है दूसरे फेज का जो है मतदान को अपने फेवर में करने के लिए ऐसे जो है बातें कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, प्रियंका गांधी ने जो बात कही सही बात है कि जो है आज 70 साल हो गए, 70 साल में कोई भी सरकार जो है किसी का सोना या जो है मंगलसूत्र नहीं, और मंगलसूत्र तो जो है कुर्बान वाकई में हुए हैं, राजीव गांधी कुर्बान हो गए। इसके अलावा जो है इंदिरा जी ने जो है अपने गहने, जब जो है 70 में लड़ाई हुई थी तो जो है अपने गहने दिया था उन्होंने 71 की लड़ाई में। तो आप इस चीज को ये नहीं कहें कि जो है सोना ले लेंगे, ये एकदम मतलब बेवकूफ़ी पना है कि जो है ऐसी बातें हो जिससे जो है जो इस समय जो है माहौल बना हुआ है एंटी बीजेपी का, उसको जो है आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो है सही नहीं है। और जनता जान गई है मेन विकास के बारे में। आप जो है जो चीज़ें हम अभी वहाँ नागपुर वाली बात की है, नागपुर वाली बात जो है 100%, क्योंकि वहाँ सुनने में आ रहा नितिन गडकरी हार रहे हैं वहाँ पे, नागपुर में जो है नितिन गडकरी हार रहे हैं। वहाँ विश्वस्त सूत्रों में जो है ये चल रहा है कि जो फेवर जो चाहिए था जो है आरएसएस का वो नहीं हुआ। आरएसएस ही जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है चलाती थी। वो तो ठीक लेकिन है, आज के समय में नरेंद्र मोदी ने, सर एक मिनट, नरेंद्र मोदी ने उसके उलट कर दिया है कि जो है आरएसएस अपनी जगह अपने हद में रहिए, हमें जो करना है सिर्फ मोदी मोदी करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ले डूबने का काम नरेंद्र मोदी हुआ है। इसी वजह से ये जो है मामला है। चलिए ये तो देखा जाएगा, ये तो 4 जून को हम लोग फिर बैठेंगे तो आपके इस विश्लेषण का हम विश्लेषण कर लेंगे। राठौर साहब भाई, आप जब दिलीप जी बोल रहे थे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, हालांकि 400 पार का आप लोगों ने नारा तो दिया है। हमें लग रहा था कि मोदी की जो गारंटी आई थी, जो आपका घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उससे जनता में एक बेहतर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो मेरी भी बातचीत होती है लोगों से, तो लोगों को ये कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, सैम पत्रोदा क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब नाहक मुद्दे सियासी मंच पर लाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रचार की शुरुआत की इलेक्शन में, वह मोदी की गारंटी से शुरू की, और उस गारंटी में विकास मोदी के 10 साल का और कांग्रेस के 55 सालों का विकास काम, उस पर हमने शुरुआत किया था। ये जो विषय अभी चर्चा में आया है, ये कहाँ से आया? ये चर्चा में आया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय तथाकथित अध्यक्ष तो नहीं कहूँगा मैं उनको, लेकिन हाँ बैकडोर वाले अध्यक्ष जो पीछे से सारा कांग्रेस चलाते हैं, उन्होंने और उनके राजनीतिक गुरु ने जब ये मुद्दा छेड़ा कि विरासत वाले कानून का, जो अमेरिका का एक कानून है जिसमें आप 10 करोड़ से ज़्यादा किसी की संपत्ति है तो उसमें से 45% ही आप दे सकते हैं और बाकी सरकार जब्त कर लेगी। वो उस कानून की जब चर्चा हुई तो इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसकी आप क्या कह रहे हैं, और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार पार्टी से हैं, आप क्या कह रहे हैं, उसकी मंशा क्या है, उस पर तो चर्चा होगी ना। आप हम विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास पे तो कहीं हमको नहीं काट पा रहे हैं। आप नहीं बता रहे हैं कि हम हाईवेज नहीं बना रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा नहीं दी है। 14 से पहले क्या होता था? देश का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पर विस्फोट नहीं होते थे? आप मुझे बताइए। मोदी ने गारंटी दी ना सुरक्षा की। होता है कहीं बम विस्फोट? कहीं होते हैं, शायद किसी लखनऊ में होते हैं, कचहरी में बम विस्फोट, आतंकवादी हमले किसी मंदिर में होते हैं, कहीं ट्रेन में होते हैं, नहीं होते हैं। तो आप उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप चर्चा कर रहे हैं कि कभी आप मुद्दा लेके आ जाते हैं कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी आप मुद्दा लेके आ जाते हैं कि संविधान बदल देंगे। हमने तो ये चर्चा नहीं की, और आप किस बिहाफ पे कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे? आज खड़गे जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में गए और बोले कि इनसे पूछा जाए कि कैसे हम ये करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं है। तो हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कि हम संविधान खत्म कर देंगे?
हिंदू मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसको लेकर के शिकायत की गई है कि भाई आप एक वर्ग विशेष को लेकर के कैसे निशाना साध सकते हो, इसलिए कि क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, प्रधानमंत्री सिख, ने ईसाई सिर्फ हो। फैक्ट रखा है जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने एक लेटर जारी किया है। कर्नाटक में ओबीसी को जो 32% आरक्षण दिया गया है, उसमें मुस्लिम समुदाय के सभी जातियों को संविधान के विरुद्ध जाके उनको शामिल कर दिया गया, और अब उन 32% सीटें जो ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित थी, उस पर मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। एकेडमिक्स में जो एडमिशंस हैं उसमें मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा, जो ओबीसी के लिए था उस कैटेगरी लेकिन में। अदालत ने उस पर रोक तो लगा दी ना। जी, अदालत ने लगाई ना। कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस क्या कर रही है? मुस्लिम हिंदू ओबीसी का जो आरक्षण है वो छीन के दे रही है मुसलमानों को। ये तो संविधान में कहीं नहीं दिया गया था। घोषणा पत्र में भी तो इस बात का कई दावा नहीं है ना। किस बात का? भाई वो माइनॉरिटीज़ पर संसाधन का हक हो दिलाया जाएगा, ये बात कहा गया है, लेकिन उसमें माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम तो शब्द नहीं है ना। नहीं, उनका मॉडल कर्नाटक में तो सामने आया ना। वो क्या करना चाहते हैं ये कर्नाटक में सामने आया, और वही मॉडल है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का है। और अगर आप देखें तो ये अधिकार ये पहले ही कांग्रेस दे चुकी है। अगर आप देखें तो सरकारी जो विभाग हैं देश के, जो विभागों को छोड़ दें तो जो गैर सरकारी संगठन है उनमें सबसे ज्यादा संपत्ति, अगर जमीनें किसी के पास है तो गैर सरकारी संगठनों में तो वक्फ के पास है। वो तो कांग्रेस नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक करते आए, पहले ही दे चुके हैं। अब कांग्रेस का तो रही है कि अडानी अंबानी की संपत्ति भी गरीबों तक बांटा जाए। चलिए आबिद साहब जी, सुना आपने मैंने भाई सुना, एक मुझे बेहतरीन हैरत हुई आबिद साहब जी। एक बेहतरीन लोकतंत्र का महापर्व और एक बेहतरीन घोषणा पत्र। सारे सियासी दल अगर विकास के मुद्दों पर बात करते हैं तो संभवतः मीडिया का भी समय जाया नहीं होता इन मंगल सूत्रों पर चर्चा करने पे। सैम पत्रोदा जी ने क्या फार्मूला दे दिया उसको लेकर के, तो ये हिंदू मुसलमान राम रहीम, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जाता है कि सरकार में क्या होता है, ये सब मुद्दे कहाँ से आ जाते हैं भाई। एक स्वस्थ और कहा जा सकता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है जिसकी विश्व में एक अपनी पहचान है, उस पर हमको लगता है कि ये सब मुद्दे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल एक कालिख की तरह नजर आते हैं। आप लोग भी जवाब देते हो, बीजेपी की ओर से भी उठाया जाता है मुद्दा, तो ये बिल्कुल वोटों का ध्रुवीकरण तक सिमट कर रह गया है पूरा मामला। जी देखिए संजय जी, पहले तो आपका शुक्रिया और हमारे साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से इकट्ठा हुए हैं, जो मुद्दे से हटकर बात ना करें। जी कांग्रेस ने या जिस पार्टी ने भी, ऐसा नहीं है कि जब से आज़ादी 47 से अब तक सिर्फ कांग्रेस का राज करती रही, ऐसा नहीं है। दूसरे दलों को भी मौका मिला, थोड़े वक्त के लिए मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन होता क्या है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब किस हालत में हिंदुस्तान था, और जब कांग्रेस ने उसको तरक्की के रास्ते पर ले गए तो कितनी आगे तरक्की हुई। इस तरक्की को भी कहीं ना कहीं पब्लिक, जनता, बच्चे तक अवसर आ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ये घबराहट है। कम्युनल राइट पर या कम्युनल लाइन पर ले जाकर किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, कम्युनल रास्ते पर चलने के बाद सिवाय विनाश के कुछ होता नहीं है। हमें आप बताएं, 10 साल में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ करके दिखाया, या इससे पिछली बीजेपी की सरकारों ने करके दिखाया, तो वो उनको बताते। वो उन बातों को क्यों उठाते हैं जिससे हिंदू मुसलमान की कटुता मैदान में आए, जनता के बीच में नफरत हो, वोटर आपस में एक दूसरे से बददिल हो जाए। कहीं कोई लड़ना नहीं चाहता, इस देश के वोटर कहीं लड़ना नहीं चाहते। अपने ख्याल से, जो समझकर, अकल रखकर, जिसने देश को बचाया, जिसने देश को आगे बढ़ाया, चाहे नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, उसके अलावा हमारे कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, बहुत से लोग हैं। अगर इस पर हम डिबेट करें कि कांग्रेस ने अपने आज़ादी से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री थे उनके काल में क्या क्या हुआ, तो मैं समझता हूं कि 2 घंटे भी नाकाफी होंगे। मुझे एक एक चीज़ ज़बानी याद है, मैंने हर चीज़ को बहुत तेजी समझ के पढ़ा है। हम यादव जी के बात को सपोर्ट करते हैं कि ये कम्युनल माहौल
किसी और पार्टी ने नहीं शुरू किया है। ये कम्युनल माहौल बीजेपी ने शुरू किया है, और बीजेपी और आरएसएस इन दोनों का बेस उसूली तौर पर बिल्कुल उसी तरह जैसे चिड़िया को किसी जाल में फंसाने के लिए दाने डाले जाते हैं कि वो वहां तक आए और उसके बाद कुड़क्की खींच के चिड़िया को पकड़ लें, इसी तरह ये लोग चाहते हैं। हमें बताइए कि इस देश में अगर लोग नहीं लड़ना चाहते तो आप क्यों कम्युनल माहौल बना रहे हैं? इस देश में कौन सा स्कूल ऐसा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज ऐसा है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है, कौन सा सरकार के या प्रदेश के ऑल इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर किसी भी जगह जहां पर यह कहा गया हो कि यहाँ सिर्फ मुसलमान नौकरी करेंगे, यहाँ सिर्फ हिंदू नौकरी करेंगे, यहाँ पर कम्युनल आदमी नहीं एक साथ नहीं काम कर सकते? कहीं नहीं हुआ ऐसा। इस मुल्क में कहाँ इसको ले जाना चाहते हैं? और 10 साल के आप अपने कारनामे गिना दीजिए। हमें तो आपसे सिर्फ एक ही यही डिमांड है कि बीजेपी 10 साल में कारनामे दिखा दे। वो मंगलसूत्र और सोने की बात करते हैं, हम मंगलसूत्र और सोने के दामों की बात करते हैं, बस दिखा दें। अभी आप उठाइए आंकड़ा और देख लीजिए 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया सोने को, और कहां ये पहुंचाना चाहते हैं। ये देश को डेमोक्रेटिक सेटअप पर जनता के लिए और जनता से के लिए बनाए गए जो उपकरण थे, जितनी भी वो थे, उसको खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करके दो परिवार से जुड़े लोग, 2 उद्योग घराने, ये कहाँ लिखा है? इस देश में तरक्की क्या हो सकती है? इस तरह नहीं हो सकती। जब तक स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मोहल्ले के रहने वाले लोग, शहर के जिम्मेदार अगर सब वर्ग के लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं भी शांति नहीं रह सकती, कहीं तरक्की नहीं हो सकती, कहीं पर माहौल अच्छा नहीं हो सकता। हमें जब ही अच्छा लगता है जब हम होली के त्यौहार पर आपको गले लगाएं और आपके ईद के त्यौहार पर मेरे गले लग जाएं, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और तभी इस देश में तरक्की लाई जा सकती है। पढ़ने में हमें आगे अपने छात्रों को ले जाना चाहिए। कम्युनल ग्राफ लगाने वाले, बढ़ाने वाले और शुरू करने वाले लोगों पर निगाह रखनी चाहिए। पहले चरण में नितेंद्र जी को भी जोड़ लें, आपके सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। नितेंद्र जी, दूसरे चरण का जो चुनावी मुद्दा मन से देखने को मिल रहा है, उसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? जी, पहले चरण का जिस तरीके से मतदान हुआ और उसके जो रुझान आए, ये उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की घबराहट, किस तरीके की बेचैनी वो सारे उनके नेताओं के भाषण से अब दिखाई पड़ने लगी है। सही है। मंदिर और मस्जिद को दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, अमीरों से चंदा लेकर गरीबों का अधिकार बांटा जा रहा है, दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर संविधान से प्राप्त आरक्षण काटा जा रहा है। लोगों ने जो देखा कि जो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे से शुरू हुए थे और चुनाव आते आते वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की बातें एकदम से भूल गए। अब आकर हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान पर टिक गए। और पराकाष्ठा तो तब हो गई कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो अभी तक 3 तलाक और हमारी मुस्लिम बहनों के अधिकारों की बात करते करते आज इस नीचता पर उतर आए कि अब उस देश के महिलाओं के मंगलसूत्र तक की बात करने लगे। जिस व्यक्ति ने, वैसे तो मैं कहूंगा कि मोदी जी भूल सुधार करने में ठीक है, जिस व्यक्ति ने खुद कभी एक व्यक्ति के मंगलसूत्र की परवाह नहीं की, उसके अधिकार न दे पाया हो, वो आज देश की महिलाओं के मंगलसूत्र को भी दांव में लगाने लगे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, चुनावी राजनीति के लिए। बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता सुरक्षा की बात कर रहे थे, किसने नहीं देखा इस देश में कि इतना बड़ा आरडीएक्स आया और देश के जवान शहीद हुए और मोहल्ले में कहीं सुतली बम भी फूटता है तो उसकी एफआईआर होती है, उसकी जांच होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज तक इतनी बड़ी घटना की एफआईआर नहीं करा पाई, जांच कराना, दोषियों को पकड़ा जाना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के अंदर विश्वविद्यालय के कैंपस में महिला के साथ
छात्रा के साथ गैंग रेप होता है और गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की बड़ी मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबके साथ जिनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, उनके आईटी सेल के प्रमुख होते हैं, ये उस सुरक्षा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब 2014 में आए थे तो इस देश में आपने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपाए थे और आपने ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी की सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, ऐसे बहुत सारे, बहुत हुई महिलाओं का उत्पीड़न की मार, ऐसे बहुत सारे आपने नारे दिए थे। बड़े अदब के साथ पूछ रहा हूं, क्या उनमें से एक भी नारा आप दोहरा सकते हैं क्या आज? क्या हुआ वो महंगाई, क्या हुआ पेट्रोल डीजल, क्या हुआ 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार, क्या हुआ किसानों के साथ उनकी आय को 2 गुना करना? आपने बेसिक जरूरत जो थी इस देश में, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो आप पूरे नहीं कर पाए। आप लोगों को दवा मुहैया नहीं करा सकते, लोगों को आप रोटी मुहैया नहीं करा सकते। आप देश को बेहतर दिन, अच्छे दिनों को वादा करने की बात करते हुए आए थे और आपको फिर से अपने चुनाव में कहना पड़ता है कि अगले 5 वर्षों तक फिर से हम ये 5 किलो राशन देते रहेंगे। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ हो नहीं सकती। ये आपके 10 साल के कार्यकाल का फेलोर का सीधा साधा प्रमाण पत्र है। आप कहा करते थे सदन में कि हम ये मनरेगा का सर्टिफिकेट है, ये मनरेगा का सर्टिफिकेट दिखाते रहेंगे। अरे मनरेगा का सर्टिफिकेट तो जो दिखाएंगे आप दिखाएंगे, और आप उनकी बात कर, अभी आपके टेलीविजन के चैनल पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ा सफेद झूठ बोला जिसका कई बार खंडन किया जा चुका है। इन्होंने कहा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते थे कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का। यह बात कभी नहीं कही गई। आपके चैनलों में भी उसके उनके बयान मौजूद होंगे, तमाम जगह सोशल मीडिया पर हम लोगों ने उसको चलाया, देखा। और अभी आपके चैनल में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये झूठ बोला और प्रधानमंत्री का नाम लेकर के बोला। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। इस बात को लेकर इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी, आपके आरोपों का जवाब हम प्रशांत से ले लेंगे। बात को प्रमाणित करता है, प्रचारित करता है। अब चैनलों काट करके आप इस तरीके के झूठ बोलेंगे, जरा जवाब सुन लीजिए। ऐसे झूठे खबर। जी प्रशांत जी जवाब दे देंगे, फिर हम प्रितपाल जी के पास चलेंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जी सपा के प्रवक्ता ने अभी एक बात मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने झूठ बोला टीवी पे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं थोड़ा आवाज कम आ रही है, थोड़ा आवाज बढ़ा दी जाए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के मुसलमानों का है। मैं इस चीज़ के लिए ऑन टीवी ये बोल रहा हूँ कि आप या तो समाजवादी पार्टी और राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दें, या तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दूंगा अगर मेरी कही हुई ये बात कहीं गलत पाई जाती हो। ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब खोल के पढ़ लीजिए। ये बयान है। हाँ। बिल्कुल बयान है। और आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप क्या इसके लिए सजा भुगतेंगे? बताइए, आप इस्तीफा देंगे पार्टी से अपनी? मुझे झूठा बोल रहे हैं आप। अगर आप वो बयान दिखा दीजिए, आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आप यूट्यूब खोल के देखिए ना। देश के कुछ पढ़ते लिखते नहीं है क्या? मुसलमानों का है, आप बयान दिखा दीजिए। आप देखिए ना यूट्यूब। राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना आप अगर आप कहिए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। काला करेंगे। आप यूट्यूब खोल के देखिए ना। आप यूट्यूब खोल के देखिए ना। अरे खोल के नहीं, आप ये आरोप इन्होंने लगाया है, ये आरोप कोई बयान नहीं है। ये आरोप का फैक्ट चेक भी एक मीडिया ग्रुप ने किया था। मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता, समाजवादी प्रवक्ता को मैं बता दूं कि इस आरोप का एक फैक्ट चेक, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, फैक्ट चेक किया था उन्होंने। और उन्होंने फैक्ट चेक में इसको कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा। और बाद में जब उनको पूरा वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने उस बयान के लिए, अपने फैक्ट चेक के लिए माफी मांगा। और आप यहाँ टीवी पे बोल के मुझे सीधा मुझे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उस पे हम लोगों मैं ने अभी रिसर्च फिर किया कह रहा है। हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बयान है आप चला दीजिए, मैं आजीवन चलिए। नितिन जी जरा इस पे हम भी रिसर्च कर लेंगे। 1-2 वीडियो मेरे पास भी आया था, उसमें भी संभवतः निकल करके आ रहा था, असमंजस के हालात हैं। अब देख लीजिए। लेकिन प्रशांत, ठीक है, ये चलो इस पे डिबेट हम लोग कर लेंगे, पहले फैक्ट चेक मैं कर लूं। जी, जहां तक कि विकास के विषय पर बात हो रही थी कि कांग्रेस लेकिन प्रशांत, एक सवाल तो आप मानेंगे ना, सबका साथ सबका विकास जी, ये तो आप लोगों का नारा था। अलीगढ़ आते हैं, प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि वो मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और मुसलमान भाई उनको संबोधित करते हैं जी।
फिर राजस्थान जाते हैं तो क्यों ये सब मंच से अलग तरह के बयान नजर आने लगते हैं भाई? देखिए मैं आपको ये लगता है बता कि स्थानीय मुद्दा और वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के एक रणनीति का हिस्सा है क्या आपका? भारतीय जनता पार्टी की जितनी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो माइनॉरिटीज को मिला है, और देशवासियों को मिलेगा ही जिसका जितना मिलेगा। हाँ। उसमें कहीं हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने कहीं भेदभाव नहीं किया। आप अगर हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, आप लाइट को अगर देखें कि मुस्लिम बस्तियों में कहीं हम कटौती करते हो या पिछली सरकारों की तरह हिंदू समुदाय जहां है वहां पर नहीं लाइट नहीं मैं आएगी। उसकी तारीफ करता हूँ। इस पे क्या डिबेट हम इनमें लोगों ने कहीं किया कोई था, बात- दिलीप जी आपको याद होगा, जिसमें आयुष्मान उज्ज्वला सबका जी, मैंने जी। डाटा निकाला था जी, कि जी। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को उसका हमने फायदा मिल रहा है। कहीं कोई भेदभाव लेकिन नहीं। अचानक ये क्यों मुसलमानों के ऊपर कि किसके परिवार में कितने बच्चे हैं और इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है ना लोकसभा का ये देखिए चुनाव। हम कभी इस सब चीजों की शुरुआत नहीं करते। जब हमारे ऊपर आप मुंह में उंगली डालेंगे कि कुछ बोलना है और आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे ना। हम चुप नहीं बैठ सकते। लोकतंत्र में हमें भी जनता के प्रति अपना अपना पक्ष रखना है। जब आप बोलेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। शाम पित्रोदा बोलेंगे, हमें कुछ कहना है या कर्नाटक का मुद्दा आएगा तो हम बोलेंगे ना। क्यों नहीं लेकिन बोलेंगे? ये है कि रिसर्च टीम बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे निकाल के लाती है। प्रितपाल जी, चूँकि आपको भी मैं चर्चा में शामिल कर लूँ, चूँकि ऐसा समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप था कि मुझे प्रशांत के पास जाना पड़ना, वरना मेरा नियम होता है कि पहले चरण में सबको शामिल कर लें। साहब, ये जो मुद्दे तैर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कह दूं कि भाई केजरीवाल जी को इंसुलिन आखिरकार मिल गया है जेल में। ये भी मुद्दा आपके मन से बहुत तेज चला। अब क्या लग रहा है कि जो ये तमाम मुद्दे, मंगलसूत्र, सैम पत्रोदा, जिन्ना का घोषणा पत्र, ये तमाम मुद्दे आ रहे हैं, दूसरे चरण में कोई प्रभाव डाल पाएंगे क्या? देखिए त्रिवेदी, आप एक पत्रकार हैं और काफी गहन चर्चा अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं जी। जो पहले चरण का चुनाव निकला, ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। आरएसएस ने इंटरनल जो सर्वे किया है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट गई है, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वो अपने भाषणों से इतने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करते। पिछले चुनावों में भी आप देखें, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखे हुए थे। वो सैनिकों की हत्याओं शहीदी को भी बुला रहे थे, मगर इस समय इतने निचले स्तर पे चले गए जो कभी सरदार मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री देश के रहे, जिसको पूरा विश्व सलाम करता है, उनको कई जगह कई देशों से उनके पास बुलावा आया कि आप हमारे देश में आओ, अपना देश नहीं है। उन्होंने इकोनॉमी को इतना मजबूत किया, हमारा जो सोना पड़ा हुआ था वो यहाँ लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक जो 10 साल के जो बीते हैं, 2021-2022 में 12 टन सोना देश का इन्होंने बेच डाला। आज देश की इकोनॉमी गर्क में जा चुकी है। 88% से ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज आ चुका है, विदेशी कर्ज आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई मेरे मुंह में उंगली डालेगा तो मैं उसमें से बोलूंगा तो ही। तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेने वाली पार्टी, राम राज्य लाने वाली पार्टी, क्या श्री रामचंद्र के अनुसरणों के ऊपर नहीं चलना चाहेगी? श्री रामचंद्र जी ने क्या डायरेक्ट रावण के ऊपर हमला कर दिया था? उन्होंने इसको समझाने के लिए कहा था, उनकी हर बातों पे उनको कहा था कि तुम मान जाओ, सीता जी को वापस कर दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी रावण कुल से आती है। वो उनकी जितने अभी तक की जो भाषा देश में देखी है वो शर्मनाक भाषा है। अभी ये कह रहे थे मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको ये अपना पूजनीय मानते हैं, वो मुस्लिम लीग की पार्टी में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था वो सरकार में नहीं थे? क्या उनके साथ सत्ता में नहीं थे? इससे ये झुठला सकते हैं? ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी आज मुस्लिम लीग लोग बोलकर जो हिंदू वोट है, हमारे देश का जो बहुचर्चित वोट जिसको माना जाता है, जिसको 80-20 की बात ये कहते हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं। अब माताओं बहनों की मंगलसूत्र पे आ गए। अगर आपके पास कहने के लिए या करने के लिए कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि मैंने शिक्षा के ऊपर काम किया, मैंने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, मैंने नौजवानों को नौकरियां दी। नहीं, ये जजिया टैक्स जो हुआ करता था मुगल शासकों के समय में, वो इन्होंने लगाया। क्या नोटबंदी के समय में हमारी माताओं बहनों का सोना सुरक्षित रहा था? क्या नोटबंदी के समय में हमारी माताएं बहनें जो लाइन में लग के, जो बुजुर्ग हमारे लाइन में लग के पैसा, अपना पैसा, अपने हक का पैसा लेने के लिए लाइन में रख के करीबन 200 से ज्यादा मृत्यु नहीं हुई उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार
एक बार ट्वीट करके कहा कि मुझे दुख है कि नोटबंदी में हमारे देश के इतने बुजुर्ग इतने लोगों की शहीदी होगी, शहीदी ही मैं मानूंगा उसको। और तो और श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब में रोजाना लाखों लोगों को मुफ्त राशन बिना जात पात के दिया जाता, वहां पे जजिया टैक्स लगाया उन्होंने, वहां के लंगर के ऊपर इन्होंने जजिया टैक्स जो आज भी लागू है, इन्होंने जीएसटी वहां तक लगा दिया। नोट कर लीजिएगा, जजिया टैक्स इन्होंने कहां नहीं लगाया। पिछले समय में मुगल शासक में भी आटा, दाल, चीनी, नमक के ऊपर टैक्स नहीं हुआ करता था, इन्होंने सब चीज पे टैक्स लगाओ। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, जब जीएसटी लागू हुआ है तो प्रधानमंत्री ने कहा आटा, चूड़ा, दाल, इन सब चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी लागू नहीं होगा। इसे बाद में लागू कर दिया गया। देश के जो बहुमुखी जो संख्या हमारी है, जिसको 96 करोड़ में ये बताते हैं देश के, उनको इन्होंने लूटने का काम किया। अगर आप देश के भीतर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर करेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की की ओर नहीं जाएगा। अब देश समझ चुका है, जो इंडिया गठबंधन हमारा आया है वो यही कहता है। अगर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि किसी के अधिकारों को सुरक्षित करना है, वो तो सबके लिए कहा था। वो यूट्यूब पे बार बार इस बात को कह रहे हैं, वो बार बार माइनॉरिटी को उन्होंने जरूर लिया था साथ में, मगर इसमें उन्होंने अगड़ों पिछड़ों को, सब लोगों को एक साथ उन्होंने चर्चित करके उस बात को कहा था। और संविधान की 15, 16, 25, 28, 29 और 30 जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको हमारे अधिकार जो हमें दिए हैं, उस अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी। और नरेंद्र मोदी जी अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कहा था इस बात को कि राज धर्म को समझो, उनको वो भुला चुके हैं। उनकी निगाह में सिर्फ कुर्सी और कुर्सी दिखती है, देश बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि राजधर्म को भुला चुके हैं, उन्होंने कहा उनको राजधर्म का उनको भी पालन करना चाहिए। पार्टी का प्रवक्ता, उनको भी ये बात तो सोचनी चाहिए कि कल उनके बच्चों को, उनके पोतों को, उनको बुजुर्ग जो आने वाली पीढ़ियां उनको क्या देने जा रही है। ठीक है प्रितपाल जी, कम से कम देश के लिए सोचे। देश हमारा रहेगा, हमारा तिरंगा रहेगा, हमारा भाईचारा रहेगा, हमारा संविधान रहेगा, तो पार्टियां आती जाती रहेंगी। आज भाजपा फिर चली जाने वाली है 2024 ठीक है, ठीक है। आबिद साहब के पास चल रहे हैं, करके वो फिर आ सकती है। ठीक है, ठीक है। आबिद साहब जी भाई, कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा तो हिडन रहा ना। आप लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर सवाल खड़े करते हो, कहीं श्याम पत्रोदा बोले होंगे, वो सबने इंटरव्यू देखा। हालांकि ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए, वो मामला पीछे छूट गया। विरासत टैक्स की बात आई, वो बीजेपी को एक आपने एजेंडा दे दिया। श्याम पत्रोदा भाई नेहरू गांधी परिवार के करीबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कहती है कि घोषणा पत्र भी संभवतः यही तैयार करते हैं। तो इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तभी तो आपके हिडन एजेंडा पर मोदी जी को मौका मिल रहा है, अमित शाह जी को मौका मिल रहा है, या नड्डा साहब बोल रहे हैं। तो ये मौका संभवतः आप लोग दे रहे हैं क्या? नहीं, ये जो बात कही जा रही है, मैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सवाल के जवाब देते हुए कहूँगा जी। मुझे आप ये बताइए कि RDX इतना पकड़ा गया, पिछले 10 साल में क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन से देश को क्या फायदा हुआ? नेशनल डेवलपमेंट, शांति और कम्युनल हार्मोनी, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल पॉलिसी, इस पर देश चलता है। देश इस पर नहीं चलता कि हम इन पर आरोप लगाएं, आप पे आरोप लगाएं, इन पे आरोप लगाएं और बात को इधर उधर घुमवा दें, इससे नहीं चलता। देश तरक्की करेगा, देश जिन हाथों में मिला था, जिसके लिए सबने बगैर किसी हिचक के आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी थी, उसके बाद देश मुसलसल तरक्की करके यहां तक पहुंचा। आज सोने की बात आप करते हैं, आज आप फैक्ट्रीज की बात करते हैं, आज आप एजुकेशन की बात, तो कम्युनलाइजेशन की बात क्यों करते हैं? आपका तो मेरिट पर होना चाहिए भाई। यही तो मैं भी चर्चा चाहता हूं मेरिट कि के ऐसे ऊपर मुद्दे अगर आए ना तरक्की जो जन सरोकार से सीधे जुड़े हुए हों, जनता के लिए हो, जनता के, आप एक तरफ कहते हैं जनता ने हमें चुना, जनता ने हमें वोट दिया, जनता ने, तो जनता के लिए आपने क्या किया 10 साल में? हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा करवद निवेदन है कि वो सिर्फ इतना करें कि 2 ही बातें बता दें कि PM केयर फंड क्यों छुपा के रखा जाएगा, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है
इसको क्यों छुपा के रखा गया? क्या न्यायपालिका के बगैर ये छुपाने की जरूरत थी? अगर किसी ने अपने तन मन धन से, शास्त्री जी का दौर रहा हो या नेहरू जी का दौर रहा हो या किसी का भी दौर रहा हो, तो अगर किसी ने देश के ऊपर संकट पर अपने घर के जेवर, अपने घर की चीजें दी, तो किसी व्यक्ति विशेष को या सरकार को नहीं दी, उसने देश की सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने के लिए दी। हमारे देश पहले इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, उनकी बुनियाद क्या है? अच्छी तालीम, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, बेईमानी से दूर करना। हम मानते हैं कि बड़ा देश है, बहुत से देश मिलकर इतना बड़ा भारत के बराबर देश नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर हर जगह हमारे सरकार के पदों पर हमें ये बता दें मन की बात ज्यादा जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा जरूरी है, हम मन की बात कहें, एक तरफा डिबेट हो, कोई बोल भी ना सके, कोई सवाल भी ना कर सके, कोई बात भी ना कर सके, तो फायदा क्या हुआ? फिर तो ये हो गया कि दो आदमी सत्ता पे हैं। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ इस वक्त ये सुनकर, मैं जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर के लिए, कि उसको भी किनारे करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है कि वो जरा कुछ साफ बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। तो हमें तो ये है कि भाई देश को तरक्की में लाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर से उधर तक, जहां राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा करके बेमिसाल बात की है, जिन्होंने ये कहा कि हम बुराइयों और उनके बदले हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, तो उन्होंने इसलिए थोड़ी किया, उन्होंने किसी से हाथ मिलाया, किसी से गले लगे, उन्होंने तो नहीं पूछा कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, कि ये बसपा के हैं। उन्होंने तो पब्लिक जो आई उनके लिए, जिस मोहब्बत से आई, उस मोहब्बत में इतना कोई करके दिखाए, मेरा चैलेंज करके दिखाए। हम भी जवान थे एक जमाने में, हमने भी पद यात्राएं की, इतनी नहीं कर सकते थे, ना इतना किसी में साहस था। और किसके लिए कर रहे हैं? कि देश बच जाए। किसके लिए कर रहे हैं? कि देश तरक्की कर जाए। किसके लिए कर रहे हैं? कि क्रिमिनल माहौल ना हो। किसके लिए कर रहे हैं? कि यहाँ के लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हिंदुस्तान का कोई छात्र, कोई नौकरी करने वाला को कहीं जाए तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो। ये नहीं था। ठीक है नितिन जी, आवाज आ रही है आपके पास? नितिन जी, संभवतः तकनीकी कारणों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। दिलीप जी, मेरी तो मंशा ये है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है। यूपीए सरकार में मनरेगा आया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आई, तमाम इस तरह के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जो जनता को कहीं ना कहीं राहत देने वाले थे। इस सरकार की बात कर ली जाए तो आयुष्मान भारत योजना की बात कर ली जाए, पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए, या फिर उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, सम्मान निधि की बात कर ली जाए, किसान सम्मान निधि की, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आलोचना समालोचना का दौर तो हो सकता है भाई जी। चुनावी मंच से ये होना भी चाहिए कि भाई हमने मनरेगा से बेहतर ये प्रोग्राम आपको दिया, हेल्थ के लिए हमने आयुष्मान भारत दिया। लेकिन ये जो हम लोग एक तरह से कहा जाता है कि समय की जो बर्बादी कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे खबरिया चैनल इन्हीं मुद्दों पर उलझे पड़े हैं कि आज सैम पित्रोदा ने ये कह दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया, अखिलेश यादव ने इसका ये जवाब दे दिया, योगी आदित्यनाथ ने कुछ कह दिया। तो ये क्या एक बेहतर पहल है क्या? देखिए जो भाई हर एक सरकार की अपनी एक ये होती है। अब जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार की बात कर ली जाए, लैपटॉप वितरण हमने देखा था, युवाओं में कितना उत्साह था उस योजना को लेकर के। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के सियासी दल आखिर क्यों नहीं सियासी मंचों पर जाते हैं? दरअसल एक चीज मैं बताऊं कि आज का जो दौर है जी सॉरी, वो दौर जो है सोशल मीडिया में खास तौर पे जो है जो चीजें आती व्हाट्सएप पे आती हैं, एक जो है नितिन जी आपके पास आते हैं, संपर्क टूट गया था इसलिए संभवतः मैं सवाल कर रहा था। कोई बात एक पूरी तरह से जो है मोनोपुलेशन है किया हुआ जो है एडिटिंग ऐसी चीज है कंप्यूटर बेस्ड कि कुछ भी कर सकते हैं आप। आज जो है व्यक्ति लोगों को भड़का के, भावनाओं को भड़का के जो है चुनाव जीतना चाहता है, ना कि अपने जो है विकास के कार्यों को जो है जनता के सामने रखकर, या विपक्षी पार्टियां जो है उस सरकार की जो है जो नीतियां रही हैं उसके जो है गुण दोष को जो है सामने रख के जो है बात करती है। बात होता क्या है कि जो है सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा जो है किसी जब भी सरकारें रही हैं तो मजबूत होती हैं।
चुनाव में जो है, या फिर चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, सपा की बात करूं या बसपा, मतलब लेकिन ये बीजेपी भारतीय सभी- लोकतंत्र की बहुत भारतीय- खूबसूरती रही है। जी, अच्छी बात है। आबिद साहब बैठे हैं, यूपीए जी। 1 की सरकार बनाई, यूपीए जी, 2 जी। की सरकार जी, बनाई, जी। थोड़ा सा डिरेल हुए, जनता ने पलट दिया। तो ये चीजें जो है जो रहेगा वो जो है काम करेगा। उस काम के जो विपक्ष वाले पूरी तरह से जो है एक पॉइंट टू पॉइंट जो है एनालिसिस करके उसकी बात करें तो एक सार्थक जो है हम लोग जो डिबेट करते हैं वो सार्थक हो। कोई गाली गलौज की बात, अपशब्द कहने की बात, मीडिया में जो है मतलब सोशल मीडिया में कुछ चला गया तो उस पे जैसे अभी जो है प्रशांत जी ने एक बात कही कि जो है मनमोहन साहब ने जो है कहा मुस्लिमों को पहले देना चाहिए, वो मैनिपुलेटेड था। आर्काइव में जाएंगे, लोकसभा के उसमें आर्काइव में जाएंगे तो जो है उसके लिए था, क्या नाम, माइनॉरिटीज के लिए था, ठीक है। तो वो मैनिपुलेशन जैसे वहां पे जो है जेएनयू में हुआ कि जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वो टुकड़े नहीं थे, लेकिन जो है उसको मैनिपुलेशन किया गया, वो बात अलग है। लेकिन जो है एक चीज और बहुत अच्छी बात बताएं, एक खूबसूरती रही मुसलमानों की, खास तौर पे जिन मुसलमानों को जो है नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पे जूते मारे गए थे पुलिस द्वारा, वो मुसलमान ने एक बहुत अच्छा काम किया कि कह दिया कि चलो जी हम जो है अब नमाज जो है सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ाई करके यूपीएससी में 53 जो है आईएएस सेलेक्ट हुए। आप सोचिए मतलब उनका स्तर क्या जा रहा है और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मुसलमानों की पहल है, ऐसे होना चाहिए। जो भी माइनॉरिटीज के हैं जो है सभी के साथ होना चाहिए, और जो है जो दबे कुचले हैं उनके साथ भी होना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ के। रही बात, एक बात बताएं कि जो इधर आपका जो है बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से, जनता सब जान गई है, वो बहुत इफेक्ट डाल रहा है पूरा। जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस हिसाब से जो है मतलब इनको खींच के जो है ले आया, इलेक्शन कमीशन को जो है ले आया, और पब्लिक डोमेन में जो एक मैसेज गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, भी देखिएगा पीएम केयर फंड का भी आएगा। और मुझे लगता है कि अगर जो है सरकार बदल गई, हाँ सरकार बदल गई, तो आप ये जान लीजिए कि जो है जो द्वेष की भावना से ये सरकार काम कर रही है, वही जो है विद्वेष की भावना से अगली सरकार जब आएगी तो क्या क्या नहीं निकलेगा उसका जो है कम से कम जो है मैं समझता हूं कि 50 गुना जो है मतलब तगड़ा इफेक्ट डालेगा। तो ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए एक जो है स्वस्थ लोकतंत्र में। और खास तौर पे जो है मुद्दे की बात करें, पिछली बार जो है 17 में मैं एक चीज और इंक्लूड कर दूं, समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा पहल किए थे। देखिएगा विकास जो है उनके जैसा विकास संक्षेप में सभी लोग बताते हैं कि कोई नहीं किया, लेकिन जो पहल किया था, गुंडों को हटाया, वो किया, सारे गुंडे मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छा करने वाले लोग भी हैं, लेकिन जो है अरे भाई तो योगी जी ने मुख्तार और अतीक को भी तो निपटाया ना, निपटा दिया। ठीक है नितिन जी, सवाल आपके लिए साहब, जो दूसरे चरण का यूपी में चुनाव होना है 26 अप्रैल को, अमरोहा पे केवल बीएसपी, बाकी सारे बीजेपी, तो जो ये मुद्दे चल रहे हैं इसमें अब क्या इंडिया गठबंधन कुछ बेहतर करेगा, बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? नितिन जी, हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है पूरी तरीके से कि वो हार रही है, इसलिए आप वो ये नहीं बता रहे कि हम तीसरी बार आएंगे तो क्या काम करेंगे और 10 सालों में हमने काम क्या अरे किया। वो तो मोदी जी वहां पे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं भाई। आप वो ये कह रहे हैं कि ये अगर आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, ये आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे। ये डर मोदी जी का साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मुझे माफ करिएगा क्योंकि मुझे दूसरे चैनल में जुड़ना है, इसलिए मुझे जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, निवेंद्र जी को दूसरे चैनल में जाना है, ठीक है। चलिए प्रशांत जी। जी सर। चूँकि जिन 89 सीटों पर होना है, ये तो हो गया तमाम, श्याम पात्रोदा से लेकर तब आखिरी सवाल जरा आपसे ले लें। 89 सीटें हैं, इस पे 51 सीटों पर बीजेपी और उसके अगर घटक दल को जोड़ दिया जाता है तो 62 सीटों पर आप अभी 2019 में अपने सांसद बना चुके हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो इनके पास 21 हैं, केरल से अकेले ये 15 सीटें और 4 इनके सहयोगी दल 19 सीटें। अब इसमें क्या लगता है
कि इन मुद्दों को लेकर के या फिर मोदी की गारंटी पर वापस लौट करके आप ज़्यादा सीटें हासिल कर लेंगे, या जो वोटों का ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, ध्रुवीकरण के खेल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी विश्वास नहीं किया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो बेनिफिशरीज है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है लाभार्थी संपर्क अभियान, हम उस काम को लेके जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में गए हैं चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होने के पहले, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में सक्रिय नहीं होता है। इन लोगों की तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों की तरह हम चुनाव में निकल के नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये आप भी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार पब्लिक के, जनता के बीच में रहती है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हम लेके जाते हैं। हमारे लिए कोई चुनाव अकेला ऐसा समय नहीं है जब हम जनता के बीच में जाते हैं। तो लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से हमने बहुत बड़ा एक जनसंपर्क किया है, और हमने जनता से आग्रह किया है कि हमको दोबारा अवसर दिया जाए, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है 300-400 पार का एनडीए का, उसको ठीक है। आबिद साहब का 30 सेकंड लेकिन मैं एक थोड़ा सा छोटा सा जवाब देना चाहूँगा जल्दी कि अभी आरडीएक्स पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी के भी बता रहे थे, जो इनके मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है अभी, और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बेचारे। वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आरडीएक्स पकड़ा गया, कैसी सुरक्षा? अरे आरडीएक्स पकड़ा गया, विस्फोट नहीं किया गया। केवल उत्तर प्रदेश में 2012 से आप आंकड़े उठा के देख लीजिए सरकारी, हर साल 200 दंगे होते थे। ठीक है, वो दंगे और तमाम चीजों पे आरोप होते थे, तो आता ही है जी। आबिद जी, और 30 सेकंड का समय आपसे जी भाई। 89 सीटों पर जो दूसरे चरण का रण है, उसमें आप क्या कुछ विशेष हासिल कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में ज़्यादा सीटें थी, आपके पास कम है, और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं। राहुल गांधी को आपने सुना कि 150 तक अब सिमट जाएगी एनडीए, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बात बता दें, जिस तरह का जनता में जोश है, जिस तरह जनता त्रस्त है पिछले 10 सालों से, उसमें वापस इस सरकार को लाना नहीं चाहती है। ऐसा लोगों में, बच्चों में 10, 12, 15 बरस के बच्चे तक ये बात कहने लगे हैं। फिर अभी तो इन्हीं क्या झगड़ा है, मोदी जी और योगी जी में भी कंपटीशन हो सकता है, हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। देश के विकास के लिए जो पार्टी अब तक करती रही है और जो आगे करेगी, कम्युनल माहौल को खत्म करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाती है, देश को विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती रही है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के ऊपर विश्वास है लोगों को। और उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लिख के रख लीजिए, आप सभी लोग लिख के रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश में बीजेपी 180-150 के बीच में ही रहेगी, 200 भी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, समय यहीं तक इजाजत देता है हमको इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही। चर्चा का दौर तो अभी आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि सियासत जिस तरह से गरमा रही है, मुद्दों की भरमार है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम अपने सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक सारगर्भित चर्चा हुई, अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, संभवतः ये अगर नीति रहती है आने वाले दिनों में, तो भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बेहतर माहौल बनेगा। और हमें लगता है कि जनता जनार्दन होती है, वो क्या कुछ करती है, कांग्रेस का जो दावा है, या भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है, या समाजवादी पार्टी शरीक है, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का दावा है, वो किसको कितना तवज्जो देती है, किसके साथ जाती है, संभवतः ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जाएगा कि दूसरे चरण के रण का आगाज़ हो चुका है। 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्राइम टीवी आपके लिए विशेष कवरेज सुबह 7 बजे से लेकर के आएगा। आप निश्चित तौर पर प्राइम टीवी पर हर अपडेट देख पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई।
कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।